हेलो दोस्तों, सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज देखेंगे दर्शन शास्त्र प्रश्न पत्र 1 जो 2020 के सिविल सर्विसेज परीक्षा में पूछी गई है। दोस्तों, ये प्रश्न पत्र 1 है। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्न पत्र दूसरा भी मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे जो बच्चे फिलॉसफी या जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करते हैं सिविल सर्विसेज परीक्षा में, तो उसमें कैसे सवाल पूछे गए हैं, क्या पैटर्न है दर्शन शास्त्र में, वो आज हम देखेंगे। तो दोस्तों, 250 नंबर का पहला पेपर होगा, दूसरा पेपर भी 250 नंबर का रहता है। टोटल ऑप्शनल पेपर जो रहता है वो 500 नंबर का रहता है। आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और आपको ये गाइडलाइंस दी जाएगी कि टोटल 8 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंपलसरी है, करना अनिवार्य है, तथा उसमें से जो क्वेश्चन बच जाता है 3 वो ऑप्शनल है। आप आराम से उसको आपको जो ठीक लगता है, सवाल आपको जो इजी लग रहा है वो आप करिए। ये इंग्लिश में इसका गाइडलाइन से आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको हिंदी समझने में दिक्कत हो रही है तो आइए हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो सेक्शन ए है यानी कि खंड ए में देखते हैं कि क्या पूछा गया है। इसमें आपको ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का लगभग 150 शब्दों में संक्षिप्त उत्तर दीजिए। यानी कि आपको 150 शब्दों में आपको सारे शॉर्ट आंसर्स करना है। पहला सवाल है कि अरस्तु द्रव्य पर आकार की तथा संभाव्यता पर यथार्थता की वरीयता के लिए किस प्रकार युक्ति प्रस्तुत करते हैं। समालोचनात्मक विवेचना प्रस्तुत करिए। यानी कि बताना है कि किस तरीके से अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल आर्ग्यू करते हैं फॉर द प्रायोरिटी ऑफ फॉर्म ओवर मैटर एंड एक्चुअलिटी ओवर द पोटेंशियलिटी। क्रिटिकली डिस्कस, आपको क्रिटिकली डिस्कस करना है, यानी कि आपको डिस्कस तो करना है लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा आपको क्रिटिकली रहना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है, जो एरिस्टोटल में जो फॉर्म और मैटर, एक्चुअलिटी एंड पोटेंशियलिटी ये सिलेबस में दिया हुआ है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना होगा। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि लाइबनीज की छिद्रणु की अवधारणा उनके नियतिवाद तथा स्वतंत्रता संबंधित विचारों को किस प्रकार प्रभावित करती है। अपना टिप्पणी के साथ अपनी विवेचना करिए। यानी कि आपको कमेंट करना है। क्या कमेंट करना है कि किस तरीके से लाइबनीज कॉन्सेप्शन ऑफ मोनड्स बियर अपॉन हिज व्यूज़ ऑन डिटर्मिनिज्म एंड फ्रीडम। यानी दोस्तों, जो लाइबनीज हैं, लाइबनीज का जो फ़िलॉसफी है, एक मोनड्स पे उन्होंने बहुत अच्छी फ़िलॉसफी, एक थ्योरी दी है। तो यहाँ पे आपको उनकी पूरी फ़िलॉसफी मोनड्स पे बेस्ड है। तो उसके व्यू में आपको बताना है डिटर्मिनिज्म एंड फ्रीडम। ठीक है, और कमेंट करना है आपको, यानी कमेंट करना है। आप इसके फेवर में भी बोल सकते हैं, आपके इसके अगेंस्ट में भी बोल सकते हैं, लेकिन दोनों में आपके आर्गूमेंट्स होने चाहिए। आइए देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे पूछा गया है कि हुसर्ल के अनुसार मनोविज्ञानवाद में, एक सेकेंड, क्या समस्या है और हुसर्ल अपनी संवृत्ति शास्त्रीय विधि में मनोविज्ञानवाद संबंधित समस्याओं का क्या निवारण प्रस्तुत करते हैं। यानी कि दोस्तों, आपको बताना है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू हुसर्ल इज रॉन्ग विद psychologism and how does Husserl address the problems with the psychologism in his phenomenological method। यानी कि दोस्तों, आपको यहाँ पे इनकी थ्योरी जो है, हुसर्ल की थ्योरी जो है, उसको बताना है किस तरीके से क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्या रॉन्ग है उनके साइकोलॉगिज्म थ्योरी में, और उन्होंने किस तरीके से इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हेगल के निरपेक्ष प्रत्ययवाद के आलोक में व्यवहारिक जगत की सत्यता का परीक्षण कीजिए। यानी कि आपको बताना है कि एग्जामिन द रियलिटी ऑफ द फेनोमेनन वर्ल्ड इन द लाइट ऑफ हीगल्स एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। यानी कि जो हीगल का मेनली आपको बताना है कि हीगल का जो एब्सोल्यूट आइडियलिज्म आपको थ्योरी पता होना चाहिए। जैसे कि इनका दोस्तों यही है कि एक आइडियलिज्म थ्योरी है। तो उन्होंने जैसे कि ये बताया था कि आइडिया जो है वही अल्टीमेट रियलिटी है। तो आइडिया को बस आपने अल्टीमेट रियलिटी कह दिया तो ये एब्सोल्यूट हो गया। तो इसी पे उनका क्या क्या रियलिटी है उसको आपको एग्जामिन करना है, क्या सच है क्या झूठ है, ये आपको अपने आर्गूमेंट्स के साथ यहाँ बताना है। नेक्स्ट है
अति मानव की आत्मा शुभ है। तार्किक प्रत्यक्षवाद के आलोक में उपर्युक्त कथन का समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए। यानी कि द सोल ऑफ सुप्रीम इज गुड, काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है। क्रिटिकली एग्जामिन द अबव स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म, यानी लॉजिकल पॉजिटिविज्म के संदर्भ में आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है ये वाला लाइन कि द सोल ऑफ सुप्रीम इज गुड, यानी कि तार्किक प्रत्यक्षवाद के आलोक में उपर्युक्त कथन का समीक्षात्मक कीजिए। अति मानव का आत्मा शुभ है। नेक्स्ट देखते हैं। मैं स्वयं को किसी भी समय प्रत्यक्ष से रहित नहीं पाता हूँ तथा न ही मैं प्रत्यक्ष के अतिरिक्त किसी की अवकोलन कर पाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे ह्यूम का यह कथन किस प्रकार व्यवस्थित तादात्म्य की दार्शनिक अवधारणा का समस्यायीकरण करता है। कांट अपने क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न में इस समस्या का किस प्रकार अन्वेषण करते हैं। दोस्तों अगर थोड़ा प्रोनाउंसिएशन हिंदी वाला अगर थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो यहाँ पे है, इंग्लिश में मैं बोल देती हूँ कि आई नेवर कैन कैच माई सेल्फ एट एनी टाइम विदाउट परसेप्शन। ये काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है और ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। एंड नेवर कैन ऑब्जर्व एनी थिंग बट परसेप्शन, यानी कि मुझे और कुछ नहीं दिखता है मुझे परसेप्शन के अलावा, और मैं कुछ भी अगर ऑब्ज़र्व करता हूँ तो वो परसेप्शन ही ऑब्ज़र्व करता हूँ। तो आपको बताना है कि किस तरीके से ये स्टेटमेंट जो है, हाउ डज दिस स्टेटमेंट बाय ह्यूम, ये ह्यूम का स्टेटमेंट है, प्रॉब्लमेटाइज द फिलोसफिकल नोशन ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी एंड हाउ डज कांट डील विद दिस प्रॉब्लम इन हिज क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न। और कांट की भी जो क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न जो फिलॉसफी है काफ़ी फेमस है। तो दोस्तों जो कांट है और ह्यूम है, तो इन दोनों की फ़िलॉसफी भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपको पढ़ना। जैसे कि ये वाली जो पूरी स्टेटमेंट है ये ह्यूम की बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। और अलग से अगर कांट की बात करूँ तो इनकी जो फ़िलॉसफी है क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न, ये भी काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है। तो आप इसको अलग अलग करके भी आप इम्पॉर्टेंट है आप पढ़ सकते हैं, इसमें एक ही में पूछ दिया है। नेक्स्ट है मूर की फ़िलॉसफी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मूर के निम्नलिखित कथन की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। यानी कि यदि कोई व्यक्ति हमें कहे कि यह कहना कि नीला विद्यमान है यह कहने के समतुल्य है कि नीला तथा चेतना दोनों विद्यमान हैं, तो यह व्यक्ति त्रुटि तथा एक आत्म व्याघाती त्रुटि करता है। आइए इसका इंग्लिश देख लेते हैं तो थोड़ा आपको और समझ में आ जाएगा। क्रिटिकली डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय मूर। If anyone tells us that to say blue exists in the same thing as to say that the both blue and consciousness exist, he makes a mistake and a self-contradictory mistake। यानी कि अगर कोई कहता है कि ब्लू एग्जिस्ट करता है, तो अगर वो कहता है कि दोनों ब्लू और कॉन्शियसनेस दोनों एग्जिस्ट करता है, तो वो एक गलती करता है, वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो ये आपको इस स्टेटमेंट को थोड़ा क्रिटिकली डिस्कस करना है, यानी कि मूर का फिलॉसफी से आपसे सवाल पूछा गया है। अगला सवाल है, मेरा अपनी अवधारणा को तार्किक परमाणुवाद की संज्ञा देने के कारण यह है कि विश्लेषण द्वारा प्राप्त अंतिम अवशेष के रूप में जिन परमाणुओं पर हम पहुँचते हैं वो तार्किक परमाणु हैं, न कि भौतिक परमाणु। उपर्युक्त कथन के आलोक में रसल के अनुसार, यानी कि यहाँ पे देखिए रसल की फिलॉसफी है, यहाँ पे परमाणविक तथ्यों के स्वरूप पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी कि द रीज़न दैट आई कॉल माई डॉक्ट्रिन लॉजिकल एटोमिज्म, यहाँ पे जो डॉक्ट्रिन लॉजिकल एटोमिज्म रसल का वो पढ़ना है, इज बिकॉज द एटम्स दैट आई विश टू अराइव एट एज द सॉर्ट ऑफ लास्ट रेसिड्यू इन एनालिसिस आर लॉजिकल एटम्स एंड आर नॉट फिजिकल एटम्स। तो इस संदर्भ में आपको एक नोट लिखना है ऑन द नेचर ऑफ एटॉमिक फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू रसल।
इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको रसल की फ़िलॉसफी देनी है। तो दोस्तों आपको सारे फ़िलोसोफर्स में से जो उनके इम्पोर्टेंट सिलेबस है उसके हिसाब से आपको पढ़ना है सब। नेक्स्ट सवाल है कि एकल व्यक्ति की समस्या के संदर्भ में आत्मनिष्ठा की सत्य है के कथन के किर्केगार्ड का क्या तात्पर्य है। यानी कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, किर्केगार्ड जो है कि इनकी फिलॉसफी पूछा है, तो व्हाट डज किर्केगार्ड मीन बाय सेइंग सब्जेक्टिविटी इज द ट्रुथ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ द सिंगल इंडिविजुअल। तो हमने अभी तक पढ़ा है कि यहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आप बहुत अवेयर हैं कि किर्केगार्ड का क्या सिलेबस है, रसल का क्या सिलेबस है, मूर में क्या पढ़ना है, जैसे कि हमने पहले बताया था कि जो पहला था ये एक्चुअलिटी एंड पोटेंशियलिटी, फॉर्म एंड मैटर क्या है, ठीक है। मैटर है जो पेरिशेबल है ना, जो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, जो सीमित है वो मैटर है। तो इसके अलग अलग तरीके से इन्होंने बताया, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि एरिस्टोटल ने बताया था कि एक मूर्तिकार का एग्जाम्पल दिया था कि एक मूर्ति है, तो अगर ये मूर्ति है तो इसको बनाना होता है। टाइप्स ऑफ मैटर बताया था उन्होंने कि किस तरीके से मैटर और फॉर्म कैसे काम करता है। तो उन्होंने बताया था कि अगर मूर्ति बनाना है तो इसमें थोड़ा सा हमें मैटर चाहिए, यानी कि थोड़ा क्ले चाहिए, एक बनाने वाला चाहिए, फिर इसको उसका फॉर्म तैयार करता है। तो इस तरीके से उन्होंने एग्जाम्पल देके बताया था। तो यहाँ पे अगर आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, अगर आप नोट्स अच्छे से बनाते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आप कर जाएंगे। अगर आप ऐसे देख रहे हैं बिना सिलेबस पढ़े और आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं किया है तो आपको ये सारे टर्म्स और ये सारे सवाल बहुत टफ लग रहे होंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। स्ट्रॉसन के मौलिक विशेष सिद्धांत के संदर्भ में वस्तुनिष्ठ चिंतन में देशकालिक चिंतन की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि आपको इवेलुएट करना है रोल ऑफ स्पैशियो टेम्पोरल थिंकिंग इन ऑब्जेक्टिव थिंकिंग विद रेफरेंस टू स्ट्रॉसन्स थ्योरी ऑफ बेसिक पर्टिकुलर्स। अब यहाँ पे साफ पूछा है कि आपको बताना है कि स्ट्रॉसन की थ्योरी बताना ऑफ बेसिक पर्टिकुलर्स क्या है। तो अगर ये आपको याद होगा तभी आप बता पाएंगे, नहीं याद होगा तो आप ये नहीं सवाल कर पाएंगे। लेकिन ये सब स्ट्रेट सवाल है, ये सिलेबस में ऐसा आपको पढ़ना है तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही थोड़ा घुमा फिरा के वो एक ही चीज़ पूछते हैं। कांट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एथिक्स में भी काम देगा। एथिक्स में भी कांट की थ्योरी बहुत आपको काम देगी। यहाँ पूछा गया है कि कांट के अनुसार विशुद्ध तर्क बुद्धि कब विप्रतिषेध के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। क्या कांट की विशुद्ध तर्क बुद्धि की विप्रतिषेध की अवधारणा उनके द्वारा प्रतिपादित व्यवहार सत्य तथा परमार्थ सत्य के भेद की प्राकृतिक परिणति है। अपने उत्तर के पक्ष में युक्ति प्रस्तुत कीजिए। यानी कि आपको आंसर देते समय आपको फेवर में बताना है, गिव रीजन्स इन फेवर ऑफ योर आंसर, ठीक है। कह रहा है कि व्हेन डज प्योर रीजन एंटर इनटू द रीम ऑफ एंटीनॉमीज अकॉर्डिंग टू कांट। Is Kant notions on antimonies of pure reason a natural culmination of his distinction between phenomena and noumena। दोस्तों कांट की जो दो फिलॉसफी है, एक फिलॉसफी है फेनोमेना एंड नोमेना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसी के संदर्भ में सवाल पूछा गया है। देखो फेनोमेना क्या होता है कि ये वाला वर्ल्ड, जिस दुनिया में जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, जो पेरिशेबल है, जो स्पेस और टाइम से बंधा हुआ है, और एक न्यूमेना वर्ल्ड होता है, ये वाला जो वर्ल्ड होता है, ये जो वो बाहर ही वर्ल्ड है, ये जो रिलीजियस पीपल का वर्ल्ड है, ये इसमें सारी चीज़ें आ जाती है। ट्रांसजेंडरल टाइप का वर्ल्ड है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है, हम जिस रूप में निर्मित हो गए हैं हम उसमें से सदैव कुछ और का निर्माण कर सकते हैं। सार्त्र के इस कथन की उनके अस्तित्ववाद से संबंधित विचारों के संदर्भ में समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। यानी कि यू ऑलवेज मेक समथिंग आउट ऑफ वॉट यू हैव बीन मेड इनटू। क्रिटिकली डिस्कस दिस स्टेटमेंट बाय सार्त्रे विथ रेफरेंस टू हिज व्यूज ऑन एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो अगर आप सिलेबस खोल के देखेंगे तो अगर आपको वहाँ पे सार्त्रे की फ़िलॉसफी पढ़नी है और वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सार्त्रे की फ़िलॉसफी में आपको पढ़ना है उनकी फ़िलॉसफी ऑफ
एग्जिस्टेंशियलिज्म। नेक्स्ट है कि ईश्वरीय स्वरूप के अनिर्वायता के अनंत वस्तुओं को अनंत प्रकार से प्रतिफलन होना अवश्य अवश्यंभावी है। स्पिनोजा के इस कथन को कुछ संभावित आलोचनाओं सहित व्याख्या करिए। यानी कि फ्रॉम द नेसेसिटी ऑफ द डिवाइन नेचर देयर मस्ट फॉलो इन्फिनिटली many things in infinitely many ways. Explain this statement by Spinoza along with some possible criticism. यानी कि आपके स्पिनोजा का जो स्टेटमेंट है ये आपको बताना है, कुछ एक क्रिटिसिज्म के साथ बताइए आप। तो आप कोई भी फिलॉसफी पढ़ेंगे वहाँ पे तो आपके सारे फिलोसफर्स की फिलॉसफीज थ्योरीज जो हैं उसमें कुछ कुछ क्रिटिसिज्म तो रहता ही है, तो वो भी आपको साथ में याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट, किंतु क्या हम एक ऐसी भाषा की भी कल्पना कर सकते हैं जिसमें कोई व्यक्ति अपने अंदरूनी अनुभवों, अपने भावों, मनोदशाओं आदि का लिखित अथवा मौखिक संप्रेषण अपने निजी प्रयोग के लिए कर सके। यानी कि आपको बताना है कि विटिंगस्टन के द्वारा इस प्रश्न के दिए गए उत्तर की समालोचनात्मक व्याख्या करिए। यानी कि यहाँ पे आपको पढ़ना है विटिंगस्टन क्रिटिकली डिस्कस द आंसर्स ऑफर्ड बाय विटिंगस्टन। तो जब आप ये पूरी फिलॉसफी पढ़ेंगे सिलेबस के हिसाब से तो क्या क्वेश्चन हुआ, क्या आंसर ऑफर्ड किया गया, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। जो यहाँ पर दोस्तों विटिंगस्टन है ये भी एक अर्ली विटिंगस्टन है और आपको लेटर विटिंगस्टन पढ़ना है, तो हमें यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना होता है। आइए इंग्लिश में देख लेते हैं। बट कुड वी ऑल्सो इमेजिन अ लैंग्वेज in which a person could write down or give vocal expression to his inner experience, his feelings, moods, and the rest, for his private use. Critically discuss the answer offered by the Whittington to his question। ये 15 नंबर का सवाल है। आइए देखते हैं सेक्शन बी में क्या पूछा गया। यहाँ भी आपको 150 शब्दों में लिखना है। 50 नंबर का सवाल है। पूछ रहा है कि यहाँ पे इंडियन फिलॉसफी है। हम लोग अभी तक वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ रहे थे और ये क्या है, इंडियन फिलॉसफी है। यहाँ पे बोला गया है कि जैन दर्शन के अनुसार कर्म की अवधारणा की परीक्षण कीजिए, उनके मोक्ष की अवधारणा पर इसका कैसे प्रभाव पड़ता है। यानी कि एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा अकॉर्डिंग टू जैनिज्म एंड हाउ डज इट बियर अपॉन देयर कॉन्सेप्शन ऑफ लिबरेशन। यानी कि दोस्तों देखो जैनिज्म की फ़िलासफ़ी, बुद्धिज़्म की फ़िलासफ़ी, सब फ़िलासफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको इंडियन मतलब इंडियन फ़िलासफ़ी में आपको पढ़ना भी है। तो यहाँ पे जैनिज्म का जो कर्मा है, यहाँ पे आपको कर्मा पे तो शायद पुद्गलास भी कहते हैं उसको, कर्मा को। तो किस तरीके से बॉन्डेज और लिबरेशन का कॉन्सेप्ट आपको बताना है। अगर आपका कॉन्सेप्शन ऑफ लिबरेशन पूछा है तो यहाँ पे आपको बॉन्डेज का कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा कि किस तरीके से बंधते हैं लोग, बंध में जाते हैं, फिर वहाँ से लिबरेट होता है। कैसे कर्मा फ्लो करती है तो इंसान बंधन में जाता है, कैसे कर्मा हटती है, किस तरीके से कर्मा का रोल होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। संप्रज्ञात समाधि एवं असंप्रज्ञात समाधि के भेद की व्याख्या कीजिए। यानी कि आपको डिफरेंस बिटवीन बताना है संप्रज्ञात समाधि और समाधि के 2 टाइप्स होते हैं, उसी में आपको बेसिकली डिफरेंस बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ बताना है कि मीमांसा के अनुसार, अब ये जो यहाँ जो पूछा गया है आपसे ये वाला ये समाधि, तो ये आपको योग फिलॉसफी से पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए ना कि योग इंटरनेशनल योग डे मनाते हैं हम, हमें हमारी एक ऐसी फ़िलॉसफी है जिसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है। अदरवाइज़ हमारे किसी फ़िलॉसफी को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिला है, योग को मिला है। तो योग में जब आप टाइप्स पढ़ेंगे और थोड़ा डिटेल्स पढ़ेंगे इसमें, तो इसमें आपको समाधि पढ़ना है और उसी समाधि में आपको ये वाला भी पढ़ना है। वैसे तो ये समाधि सारे फ़िलॉसफी में आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी में पढ़ना ही है, लेकिन बेसिकली योग फिलॉसफी में आपको थोड़ा डिटेल्स में इसमें मिलेगा। मीमांसा के अनुसार स्मृति प्रमा क्यों नहीं है। वाई इज़ अ मेमोरी नॉट अ वैलिड नॉलेज अकॉर्डिंग टू मीमांसा। यानी कि मीमांसा के हिसाब से आपको बताना है किस तरीके से स्मृति जो है वो प्रमा यानी कि वैलिड नॉलेज नहीं है। प्रमा मतलब वैलिड नॉलेज। जब आप पढ़ेंगे फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी भी, तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि प्रमा क्या है, प्रमाण क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा। द्वैत वेदांत में
पंचविध भेद के महत्व को दर्शाइए, यानी कि आपको सिग्निफिकेंस बताना है, आपको 5 फोल्ड डिफरेंसेस बताना है ड्यूलिस्टिक स्कूल ऑफ वेदांत। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि निम्बार्क के अनुसार अचित्त के स्वरूप एवं प्रकारों की विवेचना कीजिए, यानी कि आपको बताना है नेचर एंड टाइप्स ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू निम्बार्क। अगला सवाल है, बौद्ध दर्शन के क्षणिकवाद की अवधारणा किस प्रकार से प्रतीत्य समुत्पाद की अवधारणा का तार्किक प्रतिफलन है, व्याख्या करिए। यानी कि जो क्षणिकवाद है किस तरीके से लॉजिकल डेरिवेटिव है और प्रतीत्य समुत्पाद इन बुद्धिज़्म की फिलॉसफी में दोस्तों, बुद्धा की फिलॉसफी में प्रतीत्य समुत्पाद जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मतलब होता है मिडिल पाथ। सबको पता होगा कि मिडिल पाथ जो होता है कि बुद्ध की फिलॉसफी का एक मेन सेंटर होता है, तो उसी को हम लोग प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। तो आपको क्षणिकवाद से ये कैसे मतलब ये पूरा आपको डिटेलिंग्स अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे चरवाक की फिलॉसफी किसे पूछा गया है सवाल। चारवाकों द्वारा आकाश के सत्य के अवशय के अवयय के अवयवय ये है अवयव, ठीक है, के रूप में खंडन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए तथा उनकी आत्मा के पुनर्जन्म की आलोचना की परीक्षण करिए। यानी कि आपको बताना है, क्रिटिकली इवेलुएट करना है किस तरीके से चरवाका ने आकाश को रिजेक्ट कर दिया है एज द एलिमेंट्स ऑफ रियलिटी, और एग्जामिन करना है उनकी क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। चरवाका की फिलॉसफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली दोस्तों, आकाश जो है ये बहुत सारे फिलोसोफर्स ने माना है एज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ रियलिटी, और इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है तो उसी के संदर्भ में आपको एक्सप्लेन करना है कि उन्होंने कौन कौन से ग्राउंड पे क्या क्या कहा था। नेक्स्ट है कि असत कार्यवाद के संदर्भ में अन्यार्थ सिद्ध एवं अनन्यथा सिद्ध की अवधारणाओं की व्याख्या करिए। यानी कि आपको बताना है कॉन्सेप्ट ऑफ अन्यथा सिद्ध और अनन्यथा सिद्ध, यानी कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असत कार्यवाद के संदर्भ में आपको ये बताना है। एक होता है सत कार्यवाद और एक होता है असत कार्यवाद। एक न्याय वैशेषिका ने माना था और एक आई थिंक एक और किसी की फिलॉसफी थी। तो ये आपको बताना है दोनों की फिलॉसफी में। हाँ, ये सांख्य की फिलॉसफी में था। एक जो है कि असत कार्यवाद और सत कार्यवाद। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि असत यानी कि असत, जो सत मतलब रियलिटी हुआ, असत मतलब कि जो रियलिटी नहीं हुआ, असत कार्यवाद, ठीक है। तो बेसिकली एक ने माना है कि अगर दूध है तो उससे दही बन सकता है, ठीक है, क्योंकि दही में जो दूध है, मिल्क का ही जो है वो कॉम्पोजिशन है, वो एलिमेंट्स है, इसीलिए वो पहले से ही दूध में दही का गुण है, इसीलिए दूध जो है दही बन गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मिल्क बिल्कुल अलग है और कर्ड यानी कि दूध बिल्कुल अलग है और दही अलग है, दोनों एक नहीं है, और ना ही किसी का कोई उसमें पहले से उसका कोई ऐसा क्वालिटी पहले से प्रेजेंट हो, ठीक है, प्री एग्जिस्ट हुआ हो। तो इन्हीं दोनों के संदर्भ में फिर बुद्धिज़्म की फिलॉसफी आती है प्रतीत्य समुत्पाद कि ऐसा कुछ नहीं है, ना वो असत कार्यवाद के पास जाएंगे ना वो सत कार्यवाद के पास जाएंगे, वो प्रतीत्य समुत्पाद के पास जाएंगे, यानी कि मिडिल पाथ। नेक्स्ट, एक आम का वृक्ष आम के बीज से विकसित होता है। सांख्य दर्शन अपने कारणता सिद्धांत के अनुसार इस प्रक्रिया की अपने विरोधी मतों को अस्वीकार करते हुए किस प्रकार व्याख्या करेगा। यानी कि मैंगो ट्री इज़ ग्रोन आउट ऑफ मैंगो सीड। फिर वही बात है कि जो सीड है एक बीज से ही, तो कुछ फिलॉसफी मानते हैं कि बीज से ही तो आखिर पेड़ निकलता है, ठीक है। तो यहीं पे कह रहा है कि हाउ किस तरीके से सांख्य सिस्टम एक्सप्लेन करेगा इस प्रोसेस को अपने कॉल्सन थ्योरी, जबकि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया अपने राइवल पर्सपेक्टिव को, अपने सामने वाले को अपने असत कार्यवाद कह दिया। तो आप बताइए कि आपकी फिलॉसफी कैसे काम करेगी। बौद्ध दर्शन किस प्रकार आत्मन की
पंच स्कंधों के रूप में व्याख्या करता है? यदि आत्मा नहीं है तो बौद्ध दर्शन में मोक्ष क्या है? यहाँ बेसिकली आपको बताना है कि बुद्धिज़्म ने यानी कि बौद्ध फिलॉसफी ने किस तरीके से सेल्फ को एक्सप्लेन किया है इन टर्म्स ऑफ पंच स्कंद। यहाँ पे पंच स्कंद बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है। 5 चीज़ों से बनाई गई है ये बॉडी, और उसमें आपको बताना है क्या क्या है। व्हाट इज़ लिबरेशन फॉर बुद्धिज़्म इफ़ देयर इज़ नो सोल? अगर सोल ही नहीं है तो लिबरेशन क्या है, मोक्ष क्या है? आपको ये बुद्धिज़्म की फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। चारवाक तथा जैन दर्शन के सत्य की अवधारणा के बीच अंतर की व्याख्या करिए। यानी कि आपको बताना है डिफरेंसेस ऑफ कॉन्सेप्शन ऑफ रियलिटी बिटवीन चरवाका और जैनिज्म, दोनों के रियलिटीज में बताना है। एक संभावना एवं अपरिहार्यता के रूप में दिव्य जीवन के अरविंद का क्या तात्पर्य है? यानी कि आपको बताना है किस तरीके से औरबिंदो हैं, औरबिंदो ने लाइफ डिवाइन क्या समझा एज ए पॉसिबिलिटी और इनएविटेबिलिटी, आपको बताना है। वैशेषिक दर्शन के संदर्भ में विशेष की तार्किक एवं तत्वमीमांसीय स्थिति का समीक्षात्मक मूल्यांकन करिए। यानी कि आपको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है लॉजिकल और मेटाफिजिकल स्टेटस ऑफ विशेष इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैशेषिका फिलॉसफी। न्याय वैशेषिका फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, इनमें भी काफ़ी टॉपिक है पढ़ने के लिए। तो इसी में से एक टॉपिक है वैशेषिका फिलॉसफी में विशेष के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अद्वैतवाद के अनुसार जीव एवं जीव साक्षी के स्वरूप एवं संबंध की विवेचना करिए। यानी कि आपको बताना है नेचर और रिलेशनशिप जीव और जीव साक्षी अकॉर्डिंग टू नॉन ड्यूलिज्म। ठीक है, यानी नॉन ड्यूलिज्म यानी कि यही हुआ अद्वैतवाद। एक होता है ड्यूलिज्म द्वैतवाद यानी कि दो द्वैतवाद, और एक होता है नॉन ड्यूलिज्म यानी कि अद्वैतवाद। तो दोस्तों ये था आपको प्रश्न पेपर 1 यानी कि पहला था, और इसके बाद हम जो है सेकंड पेपर डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।